नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। देश को आजादी मिलने के इतने सालों बाद भी हमारी व्यवस्था आज तक स्वराज देने में असफल रही। सरकार की सबसे निचली इकाई कही जाने वाली गांव की सरकार का सपना अभी तक अधूरा है। स्वायत्तता देने के नाम पर ग्राम पंचायतों के साथ बार बार धोखा हुआ है। पंचायतों के कामकाज को सरकारी नियमों में इस कदर जकड़ दिया गया है कि जिसके कारण आज की तारीख में ग्राम पंचायतें राज्य सरकार के एक विभाग की तरह काम कर रही हैं। जबकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश का संविधान ग्राम पंचायतों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 29 विभागों के काम करने का अधिकार देता है। अब सवाल ये कि आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों गांव की सरकार का सपना साकार होने नहीं दिया जा रहा? क्या इसकी वजह सिर्फ राजनीतिक है या कुछ और पेच है? आज सियासत की बात में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम पैनलिस्ट रहेंगे। लेकिन एक ओपनिंग कमेंट हमारे चैनल के संपादक वासिंद्र मिश्र जी से ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बनी पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए देश में कई दशक बीत गए, मगर आज तक ग्राम पंचायतों को वह अधिकार नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार है और जिसकी ताकत उन्हें संविधान देता है। देश में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद भी गांव की सरकार आज तक अपने सही वजूद में नहीं आ पाई है। इंडिया और भारत के कुचक्र में फंसा ग्रामीण भारत आज भी अपनी सच्ची आजादी की राह देख रहा है और उन अधिकारों तक को तरस रहा है जो अधिकार दरअसल उसे संविधान से मिले हैं। गांव सभा में जो जितने वोटर लिस्ट हैं वो सारे गांव मिलाकर उसको गांव सभा कहते हैं। तो एक विधानसभा की जगह पर गांव सभा हो गई, मंत्रिमंडल की जगह पर हो गया गांव पंचायत और विभाग की जगह पर समितियां हो गई। अब अगर इस व्यवस्था को गांव में अगर चलता तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, केंद्र सरकार, जैसे गांव की सरकार चलती। दरअसल ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता देने के ढोंग के नाम पर उनके साथ लगातार भद्दा मजाक हुआ है, जिसका नतीजा है कि उन्हें वो 29 विभागीय अधिकार तक नहीं मिले जो दरअसल संविधान से उन्हें मिले हैं। राज्य सरकारों ने नियमावलियों के जरिए ग्राम पंचायतों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखा है। जब संविधान कह रहा है कि केंद्र सरकार के अधीन तो राज्य सरकार है नहीं, तो फिर राज्य सरकार के अधीन गांव सरकार कैसे हो सकती है? भारत के संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत के गठन, उसके अधिकार और उसे मिलने वाले धन के बारे में व्यवस्था की गई है। इसमें ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासित संस्था बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गांव वाले ग्राम पंचायत के जरिए अपनी सभी व्यवस्था स्वयं चलाएंगे। राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों के बारे में विस्तृत कानून बनाएंगी। गाँव की सरकार बनाना राज्य की जिम्मेदारी है। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के जरिए इसका प्रावधान किया गया, लेकिन मौजूदा हालात बिल्कुल उलट हैं। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जो निर्देश ग्राम पंचायत को देते हैं वो उसी का पालन करती है। पंचायतें भी राज्य सरकार के विभाग की तरह चल रही हैं। दरअसल ग्राम पंचायतों को ज्यादा वित्तीय अधिकार और स्वायत्तता न देने के पीछे राज्य सरकारों की दलीलें अजीबोगरीब होती हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ग्राम पंचायतें वित्तीय प्रबंधन करने या अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए अभ्यस्त नहीं है, जिसके चलते उनका ढांचा बिखर सकता है। लिहाजा उनके ऊपर एक सरकारी चौकीदार जरूरी है। ये दलील बहुत कुछ वैसे ही है जैसा अंग्रेज गुलामी के वक्त भारत को आजाद करने के खिलाफ दिया करते थे कि अनपढ़ और ग्रामीण लोग अपनी सत्ता नहीं संभाल पाएंगे। जाहिर है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भरने वाली हमारी व्यवस्था में इससे ज्यादा बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता, जिसमें 6 दशक बाद भी उन्हीं दलीलों को आधार बनाकर ग्राम पंचायतों को अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है जो गुलामी मानसिकता की है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर असल स्वराज कैसे आएगा? विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। उस रिपोर्ट से पूरी स्थिति साफ समझ गए होंगे कि आज इस याचिका पर जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है, उनका कहना है कि चीजें इंस्ट्रूमेंटल हैं लेकिन रोल अब एडवाइजरी के रूप में होगा। सवाल वासिन जी आपसे यही है कि गांधी जी ने जिस तरीके से गांव सरकार का सपना देखा था, ग्राम स्वराज का सपना देखा था, बदलते वक्त के साथ आजादी के 68 साल बाद आपको लगता है कि एक धोखावर बनकर रह गया है? निहारिका, सबसे पहले हम अपने दो जो पैनलिस्ट हैं उनका हम परिचय करा दें अपने दर्शकों को। सीबी पांडे जी हैं, रिटायर्ड जज हैं
और इस तरह के मसलों को लेके लगातार सक्रिय रहे हैं अपने छात्र जीवन से लेके। और जब ये नौकरी में थे न्यायपालिका में, तब भी इन्होंने इस तरह के मसलों को काफी मुखर तरीके से उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। दूसरे हमारे पैनलिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं, जो बनारस से हैं। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हम एक सीरीज के तौर पर आज से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और हम लगातार इस तरह के मसलों को उठाते रहेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ जिस तरह की धोखाधड़ी और लीपापोती का काम राज्य और केंद्र सरकारें करती रही हैं, उसके खिलाफ जनता की जो आवाज है, जो समय समय पर उठती है, लेकिन उसको जितना सहयोग और जितना समर्थन संचार माध्यमों से मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। और शायद यही कारण है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जनता के जो वाजिब हक हैं उसको दबाने में, उनको उन वाजिब हकों से जनता को वंचित करने में काफी हद तक कामयाब रही हैं। उसको हम उठाने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो गांव सरकार है। इस मसले पर, इस विषय पर बहुत ज्यादा काम बौद्धिक तौर पर, एकेडमिक तौर पर और ग्राउंड लेवल पर जाकर सीबी पांडे जी ने किया है। हम सबसे पहले सीबी पांडे जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गांव स्वराज या गांव सरकार का जो सपना है ये क्या है, संविधान में इसकी किस तरह की व्यवस्था की गई थी, और आज के जो हुक्मरान हैं, जो सरकारें हैं, संविधान प्रदत्त इस अधिकार को गांव सरकार या गांव के लोगों को देने में उनको क्या तकलीफ है, वो ऐसा वे क्यों नहीं होने देना चाहते, ऐसा वे क्यों नहीं करते हैं। पांडे जी। ये बड़ी विडंबना की बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि इतने 65 सालों में इस देश के लोकतंत्री व्यवस्था में बहुत बड़ा धोखा मैं कहूंगा, या कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पर ही फ्रॉड है ये, कि जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सबसे निचली इकाई को दिया था। पहले तो संविधान जब निर्माताओं ने ये सोचा था कि हम गांव को ही निचली इकाई मान के और इसी व्यवस्था से राज्य की सरकार बनेगी और उससे ऊपर केंद्र की सरकार बनेगी, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये हो गया कि नहीं, हर व्यक्ति वोट देगा और हर व्यक्ति के वोट से सरकारें बनेगी। तो हर व्यक्ति के वोट से प्रदेश की तो सरकार बनने लगी, हर व्यक्ति के वोट से केंद्र की सरकार बनने लगी, लेकिन हर व्यक्ति के वोट से गांव की सरकार क्यों नहीं बनी। गांव की सरकार की अवधारणा हमारे यहाँ 3000 साल पहले भारत के विलेज रिपब्लिक, जिसको कि गांव गणतंत्र कहा जाता है, दुनिया में जब कहीं व्यवस्था नहीं थी तब भारत में गांव गणतंत्र की व्यवस्था थी। और गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, सारे बड़े नेताओं ने कहा कि जब तक गांव की इकाई को हम स्वायत्त इकाई नहीं बनाएंगे, जब गांव के इकाई को लोकतंत्र के साथ साथ उनको तंत्र चलाने का भी जब तक अधिकार नहीं देंगे, और जब तक वो अपनी व्यवस्था खुद नहीं चलाएंगे, तब तक हमारे देश में न लोकतंत्र विकास हो पाएगा, न हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे चल पाएगी, और न हमारे देश में कैरेक्टर का बिल्डिंग होगा, चरित्र का निर्माण हो पाएगा, और न ही हमारे देश में कठिनाइयों और दिक्कतों को सहने की शक्ति पैदा हो पाएगी। हम सिर्फ औद्योगिकरण के लिए बड़े बड़े शहर बना देंगे, लेकिन उससे भारत का विकास नहीं हुआ, क्योंकि 75% लोग आज भी गांव में रहते हैं। तो इसलिए ये गांव की जो सरकार थी, अब आदर्श की बात, ये तो एक तरह से व्यवहारिक ये हो गई, सैद्धांतिक बात है, लेकिन अब तो सिद्धांत भी खत्म हो गए। अब तो सीधे उन्होंने संविधान में ही ये व्यवस्था कर दी है। संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा ये पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई कि पंचायती राज, भले उन्होंने नाम दिया कि गांव पंचायत, लेकिन वो गांव पंचायत को कहा कि गांव पंचायत एक स्वशासी संस्था होगी। स्वशासी संस्था का मतलब इट इज, उनको अंग्रेजी में लिखा है कि इट इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब क्या है? सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है कि गांव के पास जितने अधिकार हैं, जितने अधिकार मिले हुए व्यवस्था, 29 व्यवस्था उनको चलाने के मिले हुए अधिकार, उन 29 विभाग के बारे में वो खुद निर्णय लेंगे कि वो कैसे चलाएंगे और कैसे व्यवस्था करेंगे। पांडे जी, आज बताइए, कोई भी पांडे जी, बीच में हम आपको रोक रहे हैं। हम थोड़ा चाहते हैं कि अपने इस डिस्कशन को और हम लोग सिंप्लीफाई करें।
जब आजादी मिल रही थी देश में, उस समय तमाम तरह की योजनाएं बनी, तमाम तरह की प्रायोरिटीज तय हो रही थी। पंडित नेहरू और उनकी सोच के तमाम नेता इस बात के पक्षधर नहीं थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज्यादा प्रमोट किया जाए, ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और उस समय विनोबा भावे से लेके डॉक्टर लोहिया, गांधी और एक धर्मपाल जी हुआ करते थे, जिन्होंने पूरा एक पंडित नेहरू की जो आधुनिक शासन प्रणाली थी, जो सोच थी, उसके पैरेलल उन्होंने एक अल्टरनेटिव ड्राफ्ट तैयार किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या ग्राम स्वराज्य का। और उसमें उन्होंने बहुत बखूबी एक एक बात का जिक्र किया था कि अगर हम गांव शासन को मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। क्या कारण है कि राजनीति में जब वोट लेने की बात आती है, जब चुनाव का वक्त आता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया गांव को एम्पावर करने की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या गैर कांग्रेसी नेता हो। और जब सत्ता मिल जाती है तो सबसे पहला काम जो होता है वह होता है कि गांव के लोगों को, गांव की सत्ता को किस तरह से सबसे ज्यादा कमजोर किया जाए, इसके पीछे किस तरह की सोच काम करती है, इस पर हम जानना चाहेंगे अमिताभ भट्टाचार्य जी से कि वे इस मानसिकता के पीछे किन कारणों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। अमिताभ जी। बख्शेंद्र जी, ये हमारे देश की एक ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि गत 100 वर्षों में हमारे देश में औद्योगिकरण हुआ। गांधी जी ने उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों के आर्थिक संकट पैदा करने के लिए हम लोग पैरेलल इकोनॉमिक्स में ग्रो किए। अगर पूरी मानसिकता सामंती ही है और हमारे देश में कई 100 वर्षों से दो सच्चाई है। जनपद में रहने वाला होता है सिविलाइज्ड नागरिक और गांव में रहने वाला ग्रामीण या गंवार। ये जो धनाढ़ और कुलीन मानसिकता से हम लोग समाज में जी रहे हैं और समाज को देख रहे हैं, इसमें स्वतंत्रता के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जनता अगर सन 42 में हिंसक होकर भी स्वतंत्रता हासिल कर ली होती तो शायद ये दुर्गति के दिन हम नहीं थे, मगर उस समय हिंसा होने के नाम पर हमने जगी हुई जनता को घर वापस कर दिया और हमने दरवाजा खोल दिया। आजादी के बाद भारत के ही कुछ राजनीतिक लोगों ने नारा दिया था, भूखी जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बंट के रहेगी। इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ। जनता को उसके हिस्से का कुछ भी नहीं मिला। शहर में मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, इसीलिए वो कम वंचित हैं, इसीलिए वो राज्य सत्ता पे जल्दी जल्दी काबिज हो जाते हैं। वो जो गांव की जनता है जिसे अभी तक अपनी जड़ जमीन और जोरू की सुरक्षा नहीं मिल पाई है, वो अपनी हक कहां से जता पाएंगे। और ये एक स्वतंत्र भारत में भी कुलीन मानसिकता है और ये हर राजनीतिक दल के सर पर चढ़ के बोल रहा है। वो संविधान की पवित्रता को खुद ही नहीं समझना चाहते। बिल्कुल, देश में कह सकते हैं कि 24 लाख ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन वो अपने काम के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र महसूस यहाँ पर नहीं कर रही है। कहने को सिर्फ 29 विभाग हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा थोपी गई व्यवस्था पर वहां काम किया जा रहा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सरकारी अंकुश में और बढ़ती अफसरशाही में ये किस तरीके से एक धोखा बनकर रह गए, इस पर जानकारी हम लेंगे। हमारे चैनल के संपादक वासेंद्र मिश्र, सीबी पांडे साहब, जिन्होंने याचिका दायर की। और कह सकते हैं कि वासेंद्र जी, आपकी लैंग्वेज को मैं ऑफ बीट बोल रही हूं, आपने बोला कि कांड हो गया। वाकई कांड हो गया, क्योंकि ये एडवाइजरी की भूमिका निभाई जाएगी। इसको भी टैग करके पूछेंगे।
एक संघीय ढांचे इसके सम्मान करने की बात थी। ग्राम पंचायत जो पूरी व्यवस्था थी, 24 लाख ग्राम पंचायतें हैं देश में, लेकिन सरकारी अंकुश से बंधी हुई हैं। 29 विभाग कहने को है, तो आप समझिए कि अधिकार कितने होंगे, लेकिन अधिकार दरअसल अधिकारियों के पास है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे चैनल के संपादक वासेंद्र मिश्रा हमारे साथ, अमिताभ भट्टाचार्य साहब और इसके अलावा सीबी पांडे साहब, जिन्होंने याचिका दाखिल की और फिर जब हलफनामा मिला और उसमें जो बातें केंद्र सरकार की तरफ से की गई, तो हमारे चैनल के संपादक ने बोला कि एक कांड हो गया। वासिन जी, आप कैसे मानते हैं कि ये चीज जो है राज्य और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उनकी भूमिका जो है इस पर हावी हो रही है? निहारिका, हम लोग अक्सर देखते हैं कि सरकारें जब चुनावी घोषणा पत्र की बात आती है, उस समय सरकार बनने के बाद, सरकार चलाने के वक्त और अदालत में जो बयान सरकार की तरफ से जाता है, उसमें तमाम तरह के विरोधाभास और अंतर देखने को मिलते रहे हैं। उसी तरह का अंतर विरोधाभास देखने को मिला जब प्रधानमंत्री की तरफ से एक योजना शुरू की गई, बहुत ही बड़े बड़े वायदों के साथ की आदर्श ग्राम योजना और शुरू की गई और उसमें कहा गया कि हर मेंबर पार्लियामेंट या सांसद एक एक गांव को गोद लेगा। उस योजना के खिलाफ जब लखनऊ के उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल होती है और उस याचिका के जरिए संविधान में जो गांव को अधिकार प्राप्त हैं, गांव को जो अधिकार मिले हुए हैं गांव प्रशासन चलाने का, उसकी उल्लेख किया जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब जाता है एफिडेविट के रूप में, वो ठीक उसी परंपरा के निर्वहन के तहत जाता है जो कि इसके पहले अलग अलग मामलों में देखने को मिलता रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि मेंबर पार्लियामेंट जिस गांव को गोद लेंगे, उस गांव के विकास में उनकी भूमिका महज एक परामर्शी की होगी, सलाहकार की होगी और उस गांव के विकास से जुड़ी हुई सारी योजनाओं का जो निर्धारण होगा या जो क्रियान्वयन होगा, वो सब गांव की इकाई करेगी। तो यह विरोधाभास देखने को मिला प्रधानमंत्री की उस घोषणा में। और जब अदालत में प्रतिशपथ पत्र या हलफनामा दाखिल हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें सबसे जो अहम सवाल है जिसको हमारे पैनलिस्ट सीबी पांडे जी ने उठाया है अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी, कि जब संविधान में गांव को अधिकार प्राप्त हैं तो उन अधिकारों को देने में केंद्र सरकार या राज्य सरकार हीला हवाली क्यों कर रहे हैं? आजादी के बाद इतने साल गुजर गए हैं, बावजूद इसके चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो केंद्र में और राज्य में, गांव को मजबूत करने के लिए, गांव के शासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए संविधान प्रदत्त उन अधिकारों को गांव सभाओं को हैंडओवर क्यों नहीं किया जा रहा? राजीव गांधी ने जरूर एक सपना देखा था पावर टू पीपुल या डिवोल्यूशन ऑफ पावर का, और उस सपना के तहत उन्होंने कोशिश की थी कि संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। यह अलग बात है कि उनके सपने को साकार किया पीवी नरसिंह राव की सरकार ने और संविधान में संशोधन भी हुआ। बावजूद इसके राज्य सरकारें आज भी उस संशोधन के बाद जो अधिकार नए सिरे से पंचायतों को दिया गया संविधान में, उन अधिकारों को अभी तक पंचायतों को नहीं दी गई हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, सरकार नहीं चाहती है कि गांव का जो शासन है या जो शासन की सबसे निचली इकाई है, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, वह मजबूती की तरफ बढ़े, क्योंकि अगर वह मजबूत होगी, उसके अंदर जागरूकता आएगी, तो जाहिर सी बात है कि वे सरकारें जो महज चुनावी वायदे के दम पर चलती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाओं के दम पर चलती हैं, उनके लिए अलग तरीके का राजनीतिक और प्रशासनिक संकट खड़ा हो सकता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि गांव की सरकार स्वतंत्र नहीं है और जिस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम एडवाइजरी की भूमिका निभाएंगे, परामर्शी की भूमिका निभाएंगे, तो हम क्या समझे आने वाले समय में ये जो आदर्श ग्राम योजना है ये कागजों तक सीमित है, काम होगा कि नहीं होगा? जहां पर 1% भी शुरू हुआ था वो अब नहीं होगा। देखिए, काम हो रहे हैं लेकिन वो परोक्ष रूप से हो रहे हैं। अभी भी जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल, वह राज्य सरकार के हाथों में है।
और राज्य सरकार अपने ढंग से जो ग्राम पंचायतों को बजट मिलना चाहिए उस धनराशि को अपने ढंग से आवंटित करती है, अपने चुनावी वायदों के मुताबिक, अपने पॉलिटिकल एजेंडे के मुताबिक उनको खर्च करती हैं। और शायद यही कारण है कि सर्वाधिक हिंसा ग्राम पंचायतों के चुनाव के वक्त देखने को मिलती है, जब ग्राम सभाओं पर कब्जे को लेके गांव में 5-5 गुट बन जाते हैं और पांचों गुट एक दूसरे पर हिंसक हमले के लिए आमादा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र और राज्य सरकार का किस तरीके से गांव पंचायतों पर जो सीधा, जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से नियंत्रण है, वो कहीं ना कहीं सपने को साकार नहीं होने दे रहा है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीबी पांडे जी से जानेंगे कि भाई अब हलफनामा में जो मुख्य बातें थी, सरकार ने कैसे अपनी बातों को काउंटर यहां पर करा है। अमिताभ भट्टाचार्य जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक पेच फंसा दिया है, 29 विभाग दिए गए, अधिकार दिए गए हैं, ग्राम पंचायत कब सक्रिय होगी, कब अपने असली रूप में आएगी, क्या ये भारत इसमें स्वराज देखेगा?